जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों को एमपीएसआई एग्जाम 2016 और 2017 के सभी शिफ्टों के जीके के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन, इन सभी की अलग अलग पीडीएफ दोनों ही वर्षों की 2016 और 17 में पूछे गए सभी शिफ्टों की एक साथ चाहिए हो, मतलब एक साथ दोनों शिफ्ट वर्षों की हिंदी की पीडीएफ, दोनों इंग्लिश की पीडीएफ, दोनों वर्षों की मैथ्स की पीडीएफ, तो यह सभी पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आसानी से क्लिक करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भरम, सितम और सेला किस जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, भारिया जनजाति के। भरम, सितम और सेला भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य है। भारिया मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है। इन्हें भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति भरनोती बोली बोलती है। इस जनजाति के लोगों को जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बाल कृष्ण शर्मा नवीन कहां के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, शाजापुर के। बाल कृष्ण शर्मा नवीन शाजापुर के स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें वर्ष 1955 में राजभाषा आयोग का सदस्य बनाया गया था। इन्होंने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकारने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो शाजापुर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में हीड गायन प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हीड गायन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मालवा क्षेत्र में हीड गायन प्रसिद्ध है। हीड गायन मालवा क्षेत्र में श्रावण महीने में गाया जाता है। इस गायन में कृषि संस्कृति एवं ग्यारस माता की कथा का वर्णन किया जाता है। तो किस माह में गाया जाता है? अक्सर यह पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे श्रावण माह में गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अहिराई नृत्य प्रदर्शन में नर्तकियों के संबंध में निम्नलिखित में से 2 वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, ढोल और टिमकी का। अहिराई नृत्य प्रदर्शन में नर्तकियों के संगत के लिए ढोल और टिमकी 2 वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह जो नृत्य है दोस्तों, यह विवाह एवं दीपावली के अवसर पर बिरहा गायन एवं नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, लोक रंजन उत्सव कितने अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। लोक रंजन महोत्सव खजुराहो में आयोजित किया जाता है। खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित है और यह प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न था, काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, प्रतिभूति कागज कारखाना कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, होशंगाबाद में। प्रतिभूति कारखाना, कागज कारखाना जो है होशंगाबाद में स्थित है। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया यह प्रश्न भी है। होशंगाबाद शहर नर्मदा नदी के किनारे नर्मदापुरम संभाग में स्थित है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, वर्ष 1922 में जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई उस समय स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, शुंग शासक अग्निमित्र के पिता कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है, शुंग शासक अग्निमित्र के पिता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, पुष्यमित्र शुंग। शुंग शासक अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के दौरान अग्निमित्र विदेशा में शासन करता था, जिसका वर्णन कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अल्प खां के नाम से किसे जाना जाता था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था, अल्प खान के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, होशंग शाह के बचपन का नाम
अल्प खां था। हुसैन शाह का मकबरा मांडू में स्थित है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था, आपके एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए एमपीएसआई एग्जाम 2022 जो कि आने वाली है, इसके लिए 100 प्लस मॉडल पेपर अर्थात प्रैक्टिस सेट पेपर लाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सकेगी और आपका एमपी एसआई बनने का जो सपना है वह पूरा हो सकेगा। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अली राजपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1437 में अली राजपुर रियासत की स्थापना हुई थी। अली राजपुर साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। साक्षरता की दृष्टि से लिटरेसी रेट सबसे कम है मध्य प्रदेश में किस जिले की? अली राजपुर की। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस जिले की है? तो वह पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समुद्र तल से ऊंचाई के उपरोक्त धूपगढ़ की चोटी की ऊंचाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, 1360 मीटर। यहां समुद्र तल से पूछी गई है, इसलिए इसका आंसर होगा 1360 मीटर। नहीं तो आपसे पूछा जाए सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो आप आंसर बताएंगे 1350 मीटर। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है आपसे? समुद्र तल से ऊंचाई पूछी गई है, इसलिए इसका आंसर है 1360 मीटर। यह सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भोजपुर मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भोजपुर मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 18 फीट। भोजपुर मंदिर का निर्माण परमार वंशी शासक राजा भोज ने करवाया था और यह भोपाल के निकट स्थित है और इसमें स्थित शिवलिंग की ऊंचाई है 18 फीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सिंहस्थ किस ग्रह की गतिविधियों पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, बृहस्पति ग्रह पर। सिंहस्थ जो है यह बृहस्पति ग्रह की गतिविधियों पर निर्भर करता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है और सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन मध्य प्रदेश में प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर किया जाता है और पूरे भारत में यह 4 जगह आयोजित किया जाता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, जिनमें से एक कहाँ है? मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, आईसीएआर ने कितने समूहों में भारतीय मिट्टी को विभाजित किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है आईसीएआर ने कितने समूहों में भारतीय मिट्टी को विभाजित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 8 समूहों में विभाजित किया है। और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वह किसे बताया गया है? तो जलोढ़ मिट्टी को सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी बताया गया है। यह नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवशेषों से निर्मित होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन से वंश ने बागपति मुंजा संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है बागपति मुंजा का संबंध किस राजवंश से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, परमार राजवंश है। परमार राजवंश की राजधानी जो है यह धार थी और इस वंश के संस्थापक कृष्णराज परमार थे। तो यह दोनों ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे। एक तो परमार वंश की राजधानी पूछी जाती है और इसके संस्थापक भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बांस। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति है बांस और बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसे भी आपको याद रखना है, यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन से औषधि पौधे उपलब्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यह दोनों घृत कुमारी और लेमन ग्रास, दोनों ही पौधे जो औषधि पौधे हैं यह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राज्य के नीमच एवं मंदसौर जिलों में औषधि तथा मादक पौधों की खेती की जाती है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेंकैया नायडू को हाल ही में
भारत के किस राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, किस नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 13वें। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं तथा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो हैं वह रामनाथ कोविंद है और जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था आपसे धसान नदी किसकी सहायक नदी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था धसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बेतवा की सहायक नदी है धसान नदी। और बेतवा नदी जो है इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर और यह यमुना की सहायक नदी है। देखिए धसान किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। और बेतवा किसकी सहायक नदी है यह भी पूछा जाता है तो आपको आंसर याद रखना है यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यह है गंगा की। और यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था साड़ियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है साड़ियों के लिए इनमें से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चंदेरी। साड़ियों के लिए चंदेरी स्थान प्रसिद्ध है। चंदेरी साड़ियों के लिए अशोकनगर जिले को जीआई टैग दिया गया है, यह भी आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है चंदेरी साड़ियों के लिए किस जिले को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर होगा अशोकनगर जिले को, क्योंकि चंदेरी शहर जो है यह अशोकनगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था ग्वालियर से भिंड तक ग्वालियर लाइट रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1899 में ग्वालियर से भिंड तक ग्वालियर लाइट रेलवे की शुरुआत की गई थी। और मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग वर्ष 1867 में इलाहाबाद जबलपुर के मध्य प्रारंभ हुआ था। तो यह भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमपी जीके के क्वेश्चन देखना है और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर से सारे के सारे क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल 2022 में पूछे गए थे और आपकी एग्जाम एमपी एसआई में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो इस पीडीएफ को तुरंत प्राप्त कर लें और एमपी जीके का वाला पोर्शन अपना क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गुलाम वंश किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 1206 में गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी? तो यह भी पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसकी स्थापना की गई थी 1206 में। और इसी के साथ दिल्ली में सल्तनत काल की शुरुआत हुई थी। तो यह भी पूछा जा सकता है दिल्ली में सल्तनत काल की शुरुआत कब हुई? तो आंसर होगा 1206 में। और यह कब तक जारी रही? तो 1526 में, जब बाबर ने आक्रमण किया उस समय से तक मुगल काल की जब स्थापना नहीं उससे पहले तक के काल को किस नाम से जाना जाता है? सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो सल्तनत काल यदि पूछा जाता है कब से कब तक था तो आप आंसर बताएंगे 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस वर्ष में विष्णु श्रीधर बाकणकर ने भीमबेटिका की खोज की थी? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भीमबेटिका की खोज कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकणकर के द्वारा भीमबेटिका की खोज की गई थी। भीमबेटिका रायसेन जिले में स्थित आदि मानव काल के शैलाश्रय हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था एक दूरी के बाद टीवी के सिग्नल व्यवस्थित रूप से नहीं मिलते क्यों? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी के घुमावदार होने के कारण एक निश्चित दूरी के बाद जो टीवी के रिमोट सिग्नल होते हैं वह कार्य नहीं करते हैं। और आजकल के जो रिमोट होते हैं या इंफ्रारेड तरंगों अर्थात अवरक्त तरंगों का उपयोग करके इनमें इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? आजकल के रिमोटों में सिग्नल को व्यवस्थित करने के लिए तो इंफ्रारेड किरणों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था एक इस्पात की गेंद पारे में तैरती रहती है क्यों? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 पारे का जो घनत्व है यह इस्पात से अधिक होता है, इसलिए पारे में इस्पात की जो गेंद है वह तैरती रहती है। और पारा एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था निम्न में से कौन सा पदार्थ जल के साथ विलयन नहीं बनाता है?
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 बालू, अर्थात सेंड जो होता है यह जल के साथ विलयन नहीं बनाता है। और बालू में किस तत्व की उपस्थिति होती है आपसे अक्सर पूछा जाता है, तो आंसर होगा सिलिकॉन तत्व की उपस्थिति होती है। सिलिकॉन जो होता है यह अर्धचालक का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है क्यों? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 बाष्पीकरण के कारण। ईथर को अगर आप अपनी हथेली पर रखते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है, इसका कारण होता है बाष्पीकरण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कौन सा अंग है जो कि अतिरिक्त जल, वसा एवं अन्य अपचायक अपशिष्ट शरीर से बाहर निकालता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 त्वचा। त्वचा जो होती है यह हमारे शरीर से अतिरिक्त जल, वसा व अन्य अपचायक अपशिष्ट बाहर निकालती है। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है। बाहरी अंग की बात की जा रही है तो सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? त्वचा। और आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा होता है यकृत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो वह कैसा होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 आभासी होता है। समतल दर्पण पर बना जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी वस्तु के आकार का होता है तथा उसके पार्श्व विपरीत होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पीने योग्य सोडा कैसा होता है? इसकी प्रकृति कैसी होती है आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अम्लीय प्रकृति के होते हैं। पीने योग्य जो सोडा होते हैं इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। और सोडा वाटर में CO2 गैस का उपयोग किया जाता है, इसे भी आप याद रखें, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सोडा वाटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कार के आगे उपस्थित लैंप अर्थात लाइट में दर्पण का उपयोग, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर, यहां पर देखिए चारों ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है जो कार होते हैं उनके हेडलाइट्स में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जैव मंडलीय समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है पारिस्थितिकी अर्थात जैव मंडलीय समुदाय का इनमें से सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 एक घास का जो मैदान होता है वह जैव मंडलीय समुदाय अर्थात पारिस्थितिकी का बेहतर उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था दोस्तों, बेरी-बेरी रोग किसकी कमी से होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है बेरी-बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी-बेरी। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वह थायमिन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, क्यूनिन अर्थात जिसे हम क्यूनिन भी बोलते हैं, मलेरिया के उपचार में उपयोग की जाने वाली एक सामान्य औषधि है, तो यह कहां से प्राप्त होती है? तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यह पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 छाल से। मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाने वाली क्यूनिन, जिसे हम हिंदी में क्यूनेन भी लिखते हैं, तो यह क्यूनेन औषधि जो होती है सिंकोना वृक्ष से प्राप्त होती है और यह सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है, जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। मलेरिया रोग का वाहक जो होता है वह मादा एनोफिलेज मच्छर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पीलिया में किस अंग का कार्य प्रभावित होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है किस अंग के सही तरीके से कार्य नहीं करने पर पीलिया रोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यकृत अर्थात लीवर के सही तरीके से कार्य नहीं करने पर या इसमें कुछ विकृति आने पर पीलिया नामक रोग होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जब यकृत से अधिक मात्रा में बिलारुबिन, क्या पूछा जा सकता है आपसे कि हमारे शरीर का रंग पीला क्यों हो जाता है? तो किसके कारण हो जाता है? बिलारुबिन। यकृत से बिलारुबिन का निर्माण होता है, यह निकलता है जिसका रंग पीला हो जाता है। जब यकृत अच्छे से कार्य नहीं कर रहा होता तो इसकी अत्यधिक मात्रा यकृत से निकलने लगती है, जिसके कारण हमारी आंखें और पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, जिसे पीलिया रोग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, प्रेरी क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है प्रेरी क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पेड़ विहीन घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है और प्रेरी घास के मैदान जो है उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था,
ऊनी कपड़े शीत ऋतु में हमको गर्म रखते हैं क्यों? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, यह शरीर से उष्मा को बाहर नहीं जाने देते हैं। इस तरीके से जो ऊनी कपड़े होते हैं शीत ऋतु में हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl का पीएच मान क्या होता है यहां पर पूछा गया था आपसे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यहां पर 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 7 से कम होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl अम्ल का जो पीएच मान होता है यह 7 से कम होता है। यह इसकी प्रकृति जो होती है यह अम्लीय होती है। HCl अम्ल को पाचक रस के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ पाते हैं क्यों? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, वे स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई पराध्वनि से रास्ता देखते हैं। चमगादड़ जो होते हैं पराध्वनि उत्पन्न करते हैं जिस जो परावर्तित होकर वापस उन तक आती है और उसी के द्वारा वह अपने मार्ग का निर्धारण करते हैं और पराध्वनि की सहायता से ही वह अपना शिकार भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, कैडमियम तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है। कैडमियम की छड़ों का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो यह क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक सत्य फल है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा एक सत्य फल है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, नारियल जो होता है यह एक सत्य फल का उदाहरण होता है और जो सत्य फल है इनका निर्माण अंडाशय में होता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्य फलों का निर्माण कहाँ होता है, तो आप याद रखेंगे अंडाशय में होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा रसायन है जिसे कीटनाशक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, ब्लीचिंग चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटनाशक के रूप में नहीं किया जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी के टैंकों को साफ करने में किया जाता है और इसका जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तब वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है या ऊपर उठेगा या डूबेगा? थोड़ा डूब जाता है और चौथा ऑप्शन है समान स्थिति में रहता है। तो कहां से कहां प्रवेश कर रहा है? समुद्र से नदी में प्रवेश कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, वह थोड़ा डूब जाता है। जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा डूब जाता है। अब इसका रीजन क्या होता है? तो समुद्र का जो पानी होता है उसमें लवणता अति उच्च होती है और नदी के पानी में समुद्र के पानी की अपेक्षा लवणता कम होती है। तो ज्यादा लवणता में समुद्र जो होता है वह थोड़ा ऊपर जहाज जो होता है वह थोड़ा ऊपर उड़ जाता है और कम लवणता होने पर नदी में जहाज थोड़ा सा डूब जाता है। यदि प्रश्न आपसे उल्टा पूछा जाता कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो जहाज थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। लेकिन यहां पर प्रश्न पूछा गया है समुद्र से नदी में प्रवेश कर रहा है तो जहाज थोड़ा सा डूब जाएगा लवणता के कारण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था सरबती सोना क्या दर्शाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है सरबती सोना क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक गेहूं की प्रजाति होती है सरबती सोना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हाइड्रोजन और किसे मिलाने पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, क्लोरीन को मिलाने पर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने पर होता है। यदि 2 हाइड्रोजन परमाणु को एक क्लोरीन परमाणु के साथ मिला दिया जाए तो क्या निर्मित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निर्मित होता है, जहां पर इसका जो परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का वह होता है 17 और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पाचक रस के रूप में भी जाना जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से सर्वग्राही रक्त समूह के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, AB रक्त समूह को या AB ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह या यूनिवर्सल रिसिपेंट के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था और यदि आपसे पूछा जाए सर्वदाता रक्त समूह के रूप में किसे जाना जाता है? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। तो आंसर होगा ओ रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता रक्त समूह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नाभिकीय समस्थानिक होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया नाभिकीय समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक रेडियो सेट बनाने में उपयोग होते हैं, वे नाभिकीय रूप से सक्रिय होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं,
या कुछ नाभिक रेडियो तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, वे नाभिकीय रूप से सक्रिय होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आप लोग एमपीएसआई एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए 100+ मॉक टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर लाने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर 2016 और 2017 की सभी शिफ्टों के मैथ्स, जीके, साइंस, रीजनिंग, हिंदी सब कुछ सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। आपको पता चल सकेगा पिछले 2 वर्षों में किस तरीके से इसका पेपर रहा है और आने वाले वर्ष में भी क्या लेवल रहने वाला है, यह हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट पेपर में जरूर बताएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और 2016 और 2017 एमपीएसआई एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लें, ताकि ऐसा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।